हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए इकाई 7 जो विद्यालयी शिक्षा के लिए यानी आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा है उसकी 7वीं इकाई गुणवत्ता शिक्षा में शैक्षिक आंकड़ों का महत्व है। तो इस इकाई में क्या क्या पढ़ना है आपको? आंकड़ों का महत्व, आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों का विश्लेषण है तो प्रमुख विधियाँ, आंकड़ों के विश्लेषण की क्या क्या विधियाँ हैं जैसे सांख्यिकी गणनाओं से आंकड़ों का विश्लेषण, मानचित्र के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण, दंड आरेख बार डायग्राम के माध्यम से विश्लेषण, पाई डायग्राम के माध्यम से विश्लेषण, सारणी में प्रदर्शन एवं विश्लेषण। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान में 2011 में लिंग अनुपात कितना था? तो 928 था दोस्तों। विद्यालय की किसी कक्षा या संकाय के परीक्षा परिणाम का तुलनात्मक प्रदर्शन दिखाया जा सकता है तो वो स्तंभाकार लेखा चित्र में होता है। फिर द्विवर्णीय युगपत समीकरणों के लेखा चित्र खींचने हेतु सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? तो सारणी बनाना। फिर x% भाग को वर्ताकार लेखा चित्र में प्रदर्शित करने हेतु केंद्र पर बनने वाले कोण का मान अंश में कितना होगा, यानी अगर आपको प्रतिशत में दे दिया तो उसका पाई डायग्राम बनाओगे तो आपको उसमें कोण में कन्वर्ट करना होगा। तो उस प्रतिशत को आप 360 से गुणा करवा के 100 का भाग दोगे तो आपके पास उस प्रतिशत का अंश यानी डिग्री आ जाएगा जो आप वर्त पाई चार्ट में बनाने वाले हो उसका। फिर आंकड़ों के विश्लेषण की कुछ प्रमुख विधियां हैं। 4 प्रमुख विधियां मानी जाती हैं आंकड़ों के विश्लेषण की। बड़ा प्रश्न आ सकता है, इसको आप स्पष्ट करके अच्छे से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो इसके 4 पॉइंट बता रहा हूँ, यानी आंकड़ों का विश्लेषण करने की विधियां बता रहा हूँ। सांख्यिकीय गणनाओं से विश्लेषण, पहली विधि ये होगी। दूसरी, मानचित्र के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरी, दंड आरेख के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण। पाई डायग्राम यानी वर्त आरेख के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण। फिर है कि आंकड़ों को भाई सारणीबद्ध करने हैं तो आवश्यक जानकारी कौन कौन सी चाहिए। हम आंकड़ों को सारणी में व्यवस्थित कर रहे हैं, सारणीबद्ध कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए उस विचर का मान या प्रेक्षण का मान, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास होनी चाहिए उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। हमारे पास उसके लिए होना चाहिए मिलान चिन्ह यानी गणना चिन्ह, टैली मार्क। फिर सारणियन का महत्व क्या भाई? सारणियन क्यों करें, कहाँ काम आती है? तो सारणियन का महत्व इस प्रकार है कि बिखरे हुए प्रदत्त व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं जिन्हें समझने में सुविधा होती है। समूह व्यवस्थित प्रदत्तों को देखकर ही कुछ उपयोगी परिणाम या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसमें प्रदत्तों की सार्थकता, उनकी उपयोगिता और प्रयोग की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपके आदर्श सारणी के गुण। आदर्श सारणी के गुण, एक आदर्श सारणी में क्या क्या होना चाहिए? इन तथ्यों का वर्गीकरण निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए आदर्श सारणी में। आदर्श वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए। आदर्श वर्गीकरण को अनुसंधान के अनुकूल होना चाहिए। इसे सांख्यिकीय दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और वर्गीकरण के वर्गों का आकार प्रयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चले कि आंकड़े क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आंकड़े क्या हैं? तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। सांख्यिकी अवलोकन एवं आंकड़ों का महत्व बताइए। तो इसमें आपके सांख्यिकी अवलोकन एवं आंकड़े कार्य योजना निर्माण की सही दिशा प्रदान करते हैं तथा भावी व्यूहरचना निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। आंकड़ों के उचित उपयोग से हम जटिल से जटिल समस्याओं को समझकर उनका तार्किक रूप से हल ज्ञात करने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राज्य के स्तर पर शिक्षा विभाग यानी विभागीय माध्यम से जानकारी एकत्र करके प्रकाशित करता है। तो फिर आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक आंकड़ों की परिभाषा बताओ। तो प्राथमिक आंकड़े क्या है? तो प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता किसी समस्या या प्रयोग के लिए स्वयं अथवा अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार आंकड़ों को संग्रहित करता है और अपने अनुसंधान हेतु स्वयं संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस प्रकार स्वयं द्वारा संग्रहित आंकड़े ही प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। फिर द्वितीयक आंकड़े क्या है? तो द्वितीयक आंकड़े जब दूसरों द्वारा एकत्रित आंकड़े अथवा किसी मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को अपने अनुसंधान हेतु प्रयोग में लेता है तो इस प्रकार के आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो फिर प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करने का कहा गया है। 2016 में एक क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2022 में भी प्रिंट हो जाए। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर इस प्रकार है, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं जबकि दूसरे द्वितीयक आंकड़े ये पूर्व संकलित होते हैं। प्राथमिक आंकड़े ये कच्चे माल की तरह होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े ये निर्मित माल की तरह होते हैं। प्राथमिक आंकड़े ये उद्देश्य के सदैव अनुकूल होते हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े इनको प्रयोग करने से पूर्व संशोधित या अनुकूलित किया जाता है।
प्राथमिक आंकड़े, इनके संग्रहण में धन, समय तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक आंकड़े ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें धन, समय व मेहनत की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। फिर सांख्यिकी के अंदर जो केंद्रीय माप की प्रवृत्ति है उसमें आपको समांतर माध्य, माध्य का बहुलक ये ज्ञात करने होते हैं। तो ये कह रहा है समांतर माध्य का उपयोग कहाँ किया जाता है। डीएलएड 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। समांतर माध्य का उपयोग अधिक स्थिर माप एवं आवश्यकता हो वहाँ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माप समझा जाता है। माध्यिका क्या है? माध्यिका का उपयोग जब वितरण विकृत या असामान्य हो तब प्रयोग किया जाता है। हम बहुलक किस स्थिति में ज्ञात करते हैं? तो बहुलक को हम जब ज्ञात करते हैं तब ज्ञात करते हैं जबकि शीघ्रता या अनुमान मात्र से ही केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करना हो, क्योंकि बहुलक सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान होता है तथा बहुलक तब ज्ञात करते हैं जब वितरण अपूर्ण होता है। समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समानांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। औसत भी कहते हैं समांतर माध्य को। तो औसत या समांतर माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी अर्थात किसी बंटन में अगर x1, x2, x3 और xn चर हैं तो समानांतर माध्य इस प्रकार हो जाएगा कि x1 + x2 + x3 + xn बटा n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ n है, मतलब x का nवां पद, तो n संख्या होगी तो वो राशियों की संख्या यानी n नीचे आ जाएगा बट्टा के। और इसका एक अन्य सूत्र भी है, अर्थात समांतर माध्य का सिग्मा ni × x1 xi बटे n। फिर आपके सामने है प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। तो प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है वांछित आंकड़ों का योग बट्टा न्यादर्श आंकड़ों का कुल योग × 100। फिर सकल नामांकन दर किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो किसी राज्य या देश के 6 से 14 साल के बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में दर्ज हैं, इसके लिए सभी विद्यालयों में दर्ज बालकों की संख्या को उस बालकों की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। यानी सकल नामांकन का दर का सूत्र इस प्रकार हो जाएगा सभी विद्यालयों में 6 से 14 साल दर्ज के बच्चों की संख्या, नामांकन दर्ज बच्चों की संख्या बटा देश या राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों की कुल संख्या × 100। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सकल नामांकन दर। फिर हम ठहराव दर किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो ठहराव दर ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है सभी विद्यालयों में 6 से 14 साल के 8वीं उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बटा देश या राज्य के अंदर सभी विद्यालयों में 6 से 14 साल दर्ज बच्चों की संख्या × 100। फिर जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की गणना किस प्रकार किस इकाई में की जाती है? तो जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की गणना प्रति हजार की इकाई में की जाती है। अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अशोधित जन्म दर यानी दिए हुए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या बटा उस वर्ष के बीच की कुल जनसंख्या × 1000 हो जाएगा। पाई डायग्राम जो वर्त आरेख होता है वो बहुत ही प्रचलित प्रश्न है आपके लिए। तो पाई डायग्राम क्या होता है? जब आंकड़ों का न्यादर्श मुख्य रूप से प्रतिशत में दिए गए हो अथवा कभी अन्य आंकड़ों को भी करने के लिए पाई डायग्राम वर्त आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये चित्र वृत्ताकार होता है इसलिए इस वृत्त आरेख यानी पाई डायग्राम कहते हैं। एक वृत्त में कुल 360 डिग्री यानी अंश होते हैं। दिए गए 100% अथवा अन्य आंकड़ों को 360% अंश यानी डिग्री में बदलकर वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट यानी डायग्राम बनाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फिर आंकड़ों को कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो प्राय आंकड़ों को 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, एक सारणी द्वारा, दूसरा लेखाचित्र द्वारा। लेखाचित्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? विभिन्न आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन लेखाचित्र कहलाता है। इसकी केवल देखकर ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। लेखाचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लेखाचित्र 4 प्रकार के होते हैं, चित्र आलेख, दंड आलेख, वृत्ताकार लेखाचित्र या पाई चार्ट या फिर आयत चार्ट, आयत चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड आलेख और वृत्त आलेख और आयत चित्र कब उपयुक्त रहते हैं? तो दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त रहते हैं, स्तंभाकार भी कहते हैं इनको, स्तंभाकार आलेख भी। वृत्त चित्र या वृत्त आलेख एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयुक्त हैं। आयत चित्र लगातार अंतराल वाले आंकड़ों के लिए दंड आलेख है जो आयत चित्र उपयुक्त रहता है। तो यह था आपके आंकड़ों का महत्व विद्यालय की इस विषय के अंदर। विद्यालय में आंकड़ों का महत्व यानी जो आपका आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा था उसका ये अंतिम यूनिट यहीं होती है समाप्त।
इसकी सारी यूनिट्स की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में सेव की हुई मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे वीडियो देखकर अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।